रात के सन्नाटे में जब हवाएं भी डर के मारे अपनी सांसें रोक लेती हैं, तब कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो इंसानी कानों के लिए नहीं बनी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप अपना घर खड़ा करते हैं, उस जमीन की गहराई में क्या दफन हो सकता है? कभी कभी कुछ चीजें दफन ही भरी होती हैं, क्योंकि उन्हें बाहर निकालने की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। ये कहानी है राघव और उसके परिवार की, जो शहर की भागदौड़ से दूर अपने पुश्तैनी गांव रुद्रपुर लौटे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके अपने ही आंगन की मिट्टी उनके विनाश का इंतजार कर रही है। राघव, उसकी पत्नी माया और उनका 7 साल का बेटा चीकू एक पुराने बड़े से बंगले में शिफ्ट हुए थे। ये घर राघव के दादाजी का था, जो सालों से बंद पड़ा था। घर बड़ा था, बरामदे ऊंचे थे और पिछवाड़े में एक विशाल बगीचा था जो अब जंगली घास और झाड़ियों से भर चुका था। शिफ्ट होने के तीसरे दिन माया ने तय किया कि वो पिछवाड़े की सफाई करवाएगी ताकि वहां कुछ सब्जियां उगाई जा सके। उसने गांव के ही एक मजदूर दीना को काम पर रखा। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था, लेकिन उस बंगले के पिछवाड़े में अजीब सी ठंडक थी। दीना जमीन खोद रहा था, तभी अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। साहब, नीचे कुछ है, दीना ने पसीना पोंछते हुए आवाज दी। राघव और माया वहां पहुंचे। मिट्टी के अंदर एक काला मटका दबा हुआ था। जब उसे बाहर निकाला गया तो देखा कि मटके का मुंह एक लाल कपड़े से बंधा था, जिस पर काले धागों की कई गांठें लगी थीं। मटके के चारों तरफ सिंदूर और किसी जानवर की हड्डियों के टुकड़े चिपके हुए थे। दीना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। साहब, इसे वापस दबा दीजिए, ये पोटली है, किसी ने बहुत गहरा तंत्र किया है यहां। राघव शहर का पढ़ा लिखा आदमी था। उसने हंसते हुए कहा, दीना, ये सब अंधविश्वास है, शायद पुराने जमाने में किसी ने जेवर छिपाए होंगे। उसने चाकू से वो काला धागा काट दिया। जैसे ही धागा कटा, हवा का एक बर्फीला झोंका वहां से गुजरा, जबकि बाहर कड़ी धूप थी। पोटली के अंदर जेवर नहीं थे, उसमें था एक पुतला जो इंसानी बालों से लिपटा हुआ था, 3 जंग लगी कीलें और एक फटी हुई पुरानी तस्वीर। तस्वीर को देखते ही राघव के हाथ कांपने लगे। वो तस्वीर उसके दादाजी की थी, लेकिन उनकी आंखों की जगह छेद किए गए थे। उस रात से घर का माहौल बदल गया। पहली रात माया को किचन में किसी के चलने की आवाज आई। जब वो गई तो उसने देखा कि सारे मसाले जमीन पर बिखरे हुए थे और फर्श पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे। वे निशान किसी बड़े इंसान के नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे के थे, लेकिन हर पैर में 6 उंगलियां थीं। दूसरी रात चीकू अपने कमरे में जोर जोर से बातें कर रहा था। जब माया उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि चीकू अंधेरे कोने की तरफ देखकर हंस रहा था। चीकू, किससे बात कर रहे हो? माया ने डरते हुए पूछा। चीकू ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। उसने कहा, वो अंकल कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पोटली वापस चाहिए। वो कह रहे हैं कि पापा ने उनके बंधन काट दिए हैं, अब वो आजाद हैं। माया की रूह कांप गई। उसने राघव को सब बताया, लेकिन राघव ने उसे वहम कहकर टाल दिया। लेकिन राघव खुद भी अंदर से डरा हुआ था। उसे हर रात सपने में वही मटका दिखता था और एक आवाज सुनाई देती थी, हिसाब बाकी है। चौथी रात को सन्नाटा और भी गहरा था। राघव की नींद अचानक टूटी। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने बगल में हाथ मारा, माया वहां नहीं थी। वो उठकर बाहर आया। पूरे घर में सड़ते हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। उसने देखा कि आंगन का दरवाजा खुला है। वो बाहर बगीचे की तरफ भागा। जो नजारा उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। चांदनी रात में माया और चीकू उसी जगह गड्ढा खोद रहे थे जहां से वो पोटली निकली थी, लेकिन वे हाथों से नहीं, बल्कि अपने नाखूनों से जमीन खुरच रहे थे। उनके नाखून टूट चुके थे और उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। माया, चीकू, ये क्या कर रहे हो? राघव चिल्लाया। माया धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा अब माया जैसा नहीं था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और आंखों की पुतलियां गायब थीं। उसने एक भयानक दोहरी आवाज में कहा,
मिट्टी को उसका हक चाहिए राघव। तुम्हारे दादा ने मेरे परिवार को इसी जमीन के नीचे जिंदा दफन किया था ताकि वो इस जायदाद के अकेले मालिक बन सकें। उन्होंने हमें बांध दिया था, लेकिन तुमने वो गांठ खोल दी। राघव को अब याद आया, उसने बचपन में सुना था कि उसके दादाजी के एक छोटे भाई थे जो अचानक सपरिवार गायब हो गए थे। सबने सोचा कि वे शहर चले गए, लेकिन असलियत इस जमीन के नीचे दफन थी। अचानक उस गड्ढे से काले हाथ बाहर निकलने लगे, अनगिनत हाथ। वे माया और चीकू को नहीं बल्कि राघव को खींचने के लिए बढ़ रहे थे। राघव पीछे हटा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जम गया है, वो हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। वो दीना था, वही मजदूर, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक कुटिल सी मुस्कान थी। दीना, मेरी मदद करो, राघव गिड़गिड़ाया। दीना धीरे से चलकर पास आया और बोला, साहब, मैं कोई मजदूर नहीं हूं। मैं उस परिवार का आखिरी वंशज हूं जिसे आपके दादा ने खत्म किया था। मैं सालों से इंतजार कर रहा था कि कोई इस घर में आए और उस पोटली के बंधन को काट दे। काला जादू तब तक काम नहीं करता जब तक खून का रिश्ता ही उस बंधन को ना तोड़ दे। आपने खुद अपने हाथों से अपने विनाश का दरवाजा खोला है। राघव की आंखों के सामने उसके दादाजी की वो फटी हुई तस्वीर तैरने लगी। कीलें अब राघव के शरीर में चुभने जैसा एहसास दे रही थीं। राघव ने देखा कि माया और चीकू धीरे धीरे मिट्टी में समाते जा रहे हैं। वो उन्हें बचाने के लिए झपटा, लेकिन दीना ने उसके कान में फुसफुसाया, बदला तब पूरा होता है जब अपराधी को वही सजा मिले जो उसने दूसरों को दी थी। अचानक जमीन फटी और एक विशाल खाई बन गई। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीकू का हाथ पकड़ा, लेकिन चीकू का हाथ उसके हाथ में ही रह गया। वो केवल एक मिट्टी का पुतला था। राघव के चारों तरफ का नजारा बदलने लगा। घर गायब था, बगीचा गायब था। वो एक पुरानी कोठरी में बंद था और उसके सामने वही पोटली रखी थी। उसे समझ आया कि पिछले 4 दिनों से वो जो जी रहा था वो हकीकत नहीं बल्कि उस पोटली का माया जाल था। वो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं था। वो उसी दिन से कैद था जिस दिन उसने वो धागा काटा था। उसने दीवार पर देखा, वहां खून से अनगिनत नाम लिखे थे। सबसे नीचे नया नाम लिखा जा रहा था, राघव। सुबह जब गांव वाले उस पुराने बंगले के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि बंगला पहले जैसा ही खंडहर था। वहां कोई राघव, कोई माया नहीं थी, लेकिन पिछवाड़े की मिट्टी ताजी खुदी हुई थी। वहां एक नई पोटली दबी हुई थी जिस पर एक नया काला धागा बंधा था, और उस पोटली के अंदर एक नया पुतला था जिसकी शक्ल राघव से हूबहू मिलती थी। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन मिट्टी की भूख अभी बाकी थी। पुरानी चीजों को कभी कभी दफन ही रहने देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप जिसे खोद रहे हैं वो कोई खजाना है या आपके अपने अंत की शुरुआत। अगली बार जब आप अपने आंगन में मिट्टी खोदें तो जरा संभल कर, कहीं नीचे से कोई आपका हाथ न थाम ले।